Hello students, welcome to today's class. In the previous lecture, we derived integrated rate law for zero order reaction. But today we will derive integrated rate law for first order reaction. इसके अंदर भी हमने एक बड़ी सिंपल सी रिएक्शन ली दैट A इज़ कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट. तो एक डेफिनेशन से हमें पता चला रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, और रेट लॉ से पता चला दैट रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर एक्स, वेयर एक्स इज़ द ऑर्डर. क्योंकि ऑर्डर यहाँ फर्स्ट लेके चल रहे हैं तो मैंने डायरेक्टली एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी, 1 पुट कर दी. तो ये जब दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं तो हमें पता है माइनस डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू के ए, क्योंकि किसी की पावर 1 होती है तो इज इक्वल टू वही होता है. तो ए जो है यहाँ डिवाइड में ले गए और डी टी इधर ले आए, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई माइनस डी ए बाई डी टी अपॉन ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी. इसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करते टाइम हमने क्या किया, हमने इसको माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी, तो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स. लॉग एक्स मतलब एल एन एक्स. एल एन एक्स क्या है, नेचुरल लॉग है. और यहाँ पर क्या बनेगा, के टी प्लस सी. अगर हम कर दें टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो तो ए विल बी इक्वल टू ए नॉट. तो सी की जगह क्या पुट किया जा सकता है, सी नॉट. तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एल एन ए नॉट. तो ये सी की वैल्यू यहाँ पुट करने से क्या आ जाएगा, माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए नॉट. ठीक है, या फिर एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए. ठीक है, मतलब इसको मैं उठा के इधर ले गया तो ये माइनस से किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया. तो एक फार्मूला होता है log m माइनस log n विच इज़ इक्वल टू log m अपॉन n, यानी कि a नॉट अपॉन a. एल एन को एल ओ जी में जब कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा किससे, 2.303 से मल्टीप्लाई आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ऑफ a नॉट अपॉन a. Here A naught is the initial concentration. A is the concentration of reactant at time t. If A is initial concentration, कि जहाँ A naught लिखा है वहाँ पर हम क्या लिख दें, स्मॉल a लिख दें. तो A माइनस एक्स, x क्या है, x यहाँ पर अमाउंट कंज्यूम्ड है. अमाउंट क्या है, कंज्यूम. तो बचा हुआ अमाउंट कितना आ जाएगा, a माइनस एक्स इज इक्वल टू a. क्योंकि यहाँ पर क्या था, ए वॉज द कंसनट्रेशन एट द टाइम टी, मतलब जो कंज्यूम हो गया, जो कंज्यूम हो गया वो तो छोड़ दिया, लेकिन जो बच गया वो क्या है, ए. ठीक है, तो ऐसे ही हमने यहाँ लेट किया कि कंज्यूम क्या हुआ, एक्स हुआ. तो बचेगा कितना, कि स्टार्टिंग में ए लिया था उसमें से एक्स आपने माइनस कर दिया तो वो क्या बच जाएगा, ए. अगर मैं ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दूँ तो ये इक्वेशन चेंज करके आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, ए अपॉन ए माइनस एक्स. ठीक है, आप ए अपॉन ए नोट की टर्म्स में या ए नोट अपॉन ए की टर्म्स में कर रहे हैं तो भी ठीक है, और ए अपॉन ए माइनस एक्स करते हैं तो भी ठीक है. ये दोनों ही फॉर्म्स आपकी बुक्स में गिवन है. अगर हाफ लाइफ निकालनी है तो हाफ लाइफ, अब आपको पता है हाफ लाइफ का मतलब है टाइम एट विच द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर रिड्यूस टू हाफ ऑफ इनिशियल कंसनट्रेशन. ठीक है, यानी कि ए इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू. ए नॉट बाई टू है, देन पुटिंग दीज वैल्यूज इन टू वी गेट टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई टू. तो ए नॉट से ए नॉट का कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, log 2 बचेगा. log 2 की वैल्यू होती है 0.3010. हमारे पास log 2 होता है 0.3010. ठीक है, अगर ये वैल्यूज यहाँ पुट करें और 2.303 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.693 डिवाइड बाई के इज इक्वल टू टी हाफ. दिस इज़ फॉर हाफ लाइफ. ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान दो कि हाफ लाइफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी. जैसे जब आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकाली थी तो वहाँ उस हाफ लाइफ में हमारे पास फ़र्क पड़ रहा था कि आपने स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन क्या ली थी. दिस वाज द फार्मूला दैट टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए नॉट बाई टू, यानी कि टी हाफ वाज डिसाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन, जबकि यहाँ फर्स्ट ऑर्डर के अंदर
ए नॉट का कोई रोल है ही नहीं, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई फ़र्क यहाँ पड़ता ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हमारे पास गैस फेज़ में हो कोई चीज़, गैस फेज़ मतलब रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, वो क्या है, गैसियस स्टेट में है। जैसे मैंने एक बड़ी सिंपल सी इक्वेशन मानी दैट ए इन गैसियस स्टेट गिव्स मी बी एंड सी बोथ आर इन द गैसियस स्टेट। इनिशियल प्रेशर कितना है, पी नॉट। तो क्योंकि इनिशियल है, टाइम 0 है, तो बी और सी का अमाउंट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो इसमें से कुछ वैल्यू कम हो जाएगी, पी नॉट माइनस पी। अब जितनी ये कंज्यूम होगी उतनी ही ये बनेगी और इतनी ये बनेगी, यानी कि अगर ये पी ए टी एम है, ये भी पी ए टी एम है, तो यहाँ से कंज्यूम कितना होगा, पी ए टी एम, और बचेगा कितना, पी नॉट माइनस पी। ठीक है, अगर टोटल प्रेशर निकालना हो मुझे एट टाइम टी, तो ए भी है गैसियस स्टेट में, ए अगर गैसियस स्टेट में है तो वो कितना प्रेशर लगा रही है, पी नॉट माइनस पी। बी भी है, वो कितना प्रेशर लगा रही है, पी। सी कितना प्रेशर लगा रही है, पी। तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी प्लस पी प्लस पी, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कि कंज्यूम्ड कितना आ जाएगा, कंज्यूम्ड आ जाएगा पी टी माइनस पी नॉट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट एन टाइम टी, ठीक है, कि भाई ए का बच कितना गया, तो पी नोट तो था, उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, पी टी माइनस पी नोट, या बचेगा कितना, 2 पी नोट माइनस पी टी। अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में कहूँ तो ये जो पी की वैल्यू आई है वो हमने कहाँ पुट कर दी, इसके अंदर पुट कर दी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पी नॉट माइनस पी टी। तो आपके पास फॉर्मूला था के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर कितना है, पी नॉट, और बच कितना गया, वो बचा हुआ है 2 पी नॉट माइनस पी टी। गैसियस फेज अगर आता है और कोई रिएक्शन कन्वर्ट होती है, ए गिव्स यू बी प्लस सी, तब हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट दिस वन। अब इसके अंदर भी हमारे पास कुछ ग्राफ आते हैं, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए देखें हमने क्या किया, हम एक बार फिर से इक्वेशंस की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, इक्वेशंस की तरफ ध्यान देते हैं। तो इक्वेशन ने मुझे कहा दैट के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के इंटू टी डिवाइड बाई 2.303। ठीक है, अब इक्वेशन फिर से क्या याद रखनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। उस ग्राफ पे हमने x एक्सिस पर क्या लिया, टाइम लिया। x एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। हमने ये ग्राफ प्लॉट किया, दिस इज़ योर x एक्सिस। x एक्सिस पर आपने क्या लिया, टाइम लिया, और y एक्सिस पर आप क्या ले रहे हैं, y एक्सिस पर आप ले रहे हैं log a नॉट अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्लोप अब की बार क्या है, पॉजिटिव है, k डिवाइड बाई 2.303 पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। लेकिन क्या यहाँ पर अगर मैं टाइम को 0 पुट कर देता हूँ तो ए नॉट अपॉन ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। मीन्स ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू होगा, एंड इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इज इक्वल टू के डिवाइड बाई 2.303। ठीक है, 2.303। अगर इसकी बजाय, अगर इस फॉर्म की बजाय मैं क्या लेता, मैं लेता के इज इक्वल टू 1/t ln ए नॉट अपॉन ए, यानी कि log ना लेकर के हमने क्या लिया है, ln लिया है। अब देखें इसको मैं लिख सकता था ln ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई टी, यानी कि एक एक्सिस पर मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है ln ए नॉट अपॉन ए, और दूसरी एक्सिस पर मुझे क्या लेना है,
दूसरे एक्सिस पर आई विल हैव टाइम, ठीक है। तो ये भी ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से, लेकिन अब की बार स्लोप क्या आएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू पॉजिटिव के, स्लोप विल बी इक्वल टू पॉजिटिव के, ठीक है। आगे चलें। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। हमारे पास कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं और वो ये होती है, जैसे हमने हाइड्रोलिसिस कराई किसकी, किसी एस्टर की। एस्टर में सबसे कॉमन हमारे पास क्या है, इथाइल एसीटेट अगर मैं लेता हूँ, आई एम हैविंग CH3 COO C2H5 प्लस H2O मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो यहाँ से रिएक्शन के बाद मेरे पास क्या बनना चाहिए, मेरे पास बनना चाहिए एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस इथेनॉल C2H5OH, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट होगी, तो रेट मस्ट बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अगर मैं इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करूं, रेट इज इक्वल टू, लेट मी से K डैश CH3 COO C2H5 एंड H2O, ठीक है। ये होना चाहिए इसका। लेकिन क्या हो इफ़ H2O की कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई, वेरी हाई, it means water is used in excess, तो इसका मतलब है वाटर की जो कंसंट्रेशन होगी वो हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, ठीक है। तो देखें हमारे पास क्या बन जाएगी, रेट विल बी इक्वल टू K डैश मल्टीप्लाई CH3 COO C2H5 एंड कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको मैं लिख रहा हूँ K CH3 COO C2H5, ठीक है। हेयर K इज इक्वल टू K डैश मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसमें देखो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम दिस इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, कि वो क्या है, 1 है। लेकिन एक्चुअल में देखो ना, ये 1 कब आया, जब आपने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रखा है कि उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट चेंज कर ही नहीं रही, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1। अब इस ऐसी टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हो गया रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर but behave as of first order due to high concentration any one reactant, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, लेकिन क्योंकि एक का अमाउंट इतना ज़्यादा यूज़ कर दिया कि वो तो कांस्टेंट हो रहा है, तो रेट जो है वो दूसरे रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी। इसीलिए हम उसको क्या लिख रहे हैं, इसलिए हम उसको लिख रहे हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनका रेट ऑफ रिएक्शन पे सीधा सीधा फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही हमारे पास एक फैक्टर, दो फैक्टर और एक्चुअली रह गए। एक तो आ गया यूज़ ऑफ कैटलिस्ट और दूसरा हमारे पास आता है टेम्परेचर की डिपेंडेंस, के रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर्स वी पीपल विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, goodbye, best wishes, and don't forget to like, share and subscribe. In case of any problem you can leave comment in the comment section, or
you can directly call me also. I would like to prepare my next video based on your problems only. So मिलते हैं next time with some more interesting topic.